हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो आपके इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है पेपर 1 उसके यूनिट 5 है, उसमें एक हमारा टॉपिक है यूनेस्को। जो आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के पेपर फाइनल एग्जाम होते तो उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को कैसे काम करता है डिसेबल लोगों के लिए। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये यूनेस्को लिखा हुआ है और इसका हिंदी में नाम क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना आपसे इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि फुल फॉर्म आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखने हैं, दोनों में देनी है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो वो हिंदी मीडियम को हिंदी में लिख सकता है, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे डेफिनेशन को। तो यूनेस्को की हिंदी में वो फुल फॉर्म क्या होगी वो देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। आई रिपीट, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अब इसका इंग्लिश में नाम देखते हैं यहाँ पे हम नीचे, चूँकि इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। ये इस इंग्लिश में नाम है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में और पॉसिबिलिटी होती है, पूरे चांस होते हैं कि एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पे कब इस्टेब्लिश हुआ वो आप नीचे देख सकते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा, ये इस संस्थान का गठन 16 नवंबर 1945, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आपके सामने, जो आपको बिल्कुल एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेकंड है इसमें, भारत 1946 में इसका सदस्य बना। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का सदस्य भारत कब बना, तो 1946 1946 में भारत इसका सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो यूनेस्को है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस। ठीक है। अब इससे आगे हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये क्वेश्चन है अगर 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है कि यूनेस्को डिसेबल लोगों के लिए कैसे काम करता है, तो वहाँ पे आप विद इन डिटेल कैसे लिखेंगे, तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। अभी यहाँ पे आप ये देखो, विकलांगता के क्षेत्र में यूनेस्को का काम इस प्रकार है। आप वो कौन कौन से कार्य है यूनेस्को के वो आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसका पहला कार्य है, यहाँ पर यूनेस्को ने विकलांग लोगों के लिए समावेशी शारीरिक शिक्षा, खेल, फिटनेस और मनोरंजन के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, सूचना और दस्तावेजीकरण के लिए एक एकीकृत प्रणाली को बढ़ावा दिया है। मतलब कि ये इंक्लूजन सेटअप के बारे में बात करता है यूनेस्को, इनके डिसेबल लोगों की शिक्षा के बारे में बात करता है, इनकी फिटनेस के बारे में बात करता है, खेल कूद के बारे में बात करता है, मनोरंजन के लिए अनुसंधान, मतलब कि डिसेबल बच्चे किस तरीके से वो अपना मनोरंजन कर सकते हैं उसके बारे में रिसर्च करता है। दूसरा, ट्रेनिंग देने के लिए इनकी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी ये यूनेस्को इनको प्रमोट करता है। नेक्स्ट है इसका, यूनेस्को ने मीडिया में विकलांगता समानता के लिए एक व्यवहारिक मैनुअल, यूनेस्को ने मीडिया में विकलांगता समानता के लिए एक व्यवहारिक मैनुअल और मास्टर क्लास वीडियो श्रृंखला तैयार की है, जिसका मकसद मीडिया में विकलांग व्यक्तियों के प्रति समावेशिता, समानता और सम्मान बढ़ाना है। मतलब कि क्योंकि ये पूरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सेकंड कार्य है इसका कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको मीडिया में भी लाना है, उनके लिए मास्टर क्लास तैयार की है कि कैसे इन लोगों को हम
ज़्यादा सम्मान दे सकते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, क्योंकि यूनेस्को सबका रिकॉर्ड रखता है। यूनेस्को ने भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से विकलांग बच्चों के लिए जारी की थी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखेंगे, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 5 साल से कम उम्र के 5 साल से कम उम्र के 75% और 5 से 19 साल के 1/4 विकलांग बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं जाते हैं। अब आपके पास ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूनेस्को के हिसाब से कि जो 5 साल से कम बच्चे हैं 75%, और 5 साल से 19 साल के 1/4 विकलांग बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं जाते। मतलब कि डिसेबल लोगों की एजुकेशन इतनी गलत कंडीशन में, इतनी दयनीय स्थिति में चल रही है कि 75% बच्चे, मतलब कि ऐसे जो स्कूल जा ही नहीं पा रहे, उन्होंने किसी स्कूल में एडमिशन लिए ही नहीं है। और इसका ऑफिशियल हमारे सामने ये रिकॉर्ड है यूनेस्को के हिसाब से। नेक्स्ट है ये वाला, आप देख सकते हैं, यूनेस्को का मानना है कि विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना पूरे समाज को सशक्त बनाना। यूनेस्को कहता है कि अगर आप विकलांग बच्चों को, मतलब कि दिव्यांग जन को सशक्त बनाते हो, तो उससे आप पूरी सोसाइटी, पूरे समाज को सशक्त बनाते हो, मजबूत बनाते हो। इसके लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के जरिए सूचना और ज्ञान को ज़्यादा सुलभ बनाना जरूरी है। मतलब कि यहाँ पे आप इस शब्द का मतलब समझ, सुलभ बनाना मतलब कि आसान बनाना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मतलब से इंफॉर्मेशन और आईटी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो सूचना और ज्ञान है उनको बहुत ज़्यादा आपको इजी बनाना, आसान बनाना, ताकि एक डिसेबल बच्चे उस चीज़ को आसानी से पढ़ सके और आसानी से समझ सके। मतलब कि एक वीआई वाला बच्चा है, विजुअल इम्पेयरमेंट, तो वहाँ पे कोशिश करनी होगी कि जितने भी उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, जितनी भी चीज़ें उसको पढ़ानी है, उसको ऑडियो के रूप में कन्वर्ट किया जाए, चेंज किया जाए। ठीक है, तो यही बात हमारे यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है, जो पूरा मैंने आपको हिंदी में बताया। यूनेस्को वर्क इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी सेक्टर एज फॉलोवर्स, मतलब डिसेबिलिटी के फील्ड में कैसे कैसे ये काम करता है। जो ऊपर चीज़ें आपको हिंदी में दिखाई थी वो यहाँ पे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, इसमें कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये पूरा ऑफिशियल डाटा है। यही पॉइंट ऊपर हिंदी में थे, नीचे इंग्लिश में, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी का पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का यहाँ पे देख सकते हैं। अब कुछ एक और रिपोर्ट है, उसके हिसाब से क्या है डाटा। ये एक रिपोर्ट है, कौन सी है ये, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2019 विकलांग बच्चों के शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी की थी। कौन सी संस्थान ने, संस्थान का नाम है टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कितने ऑफिशियल चीज़ें हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितनी ऑफिशियल चीज़ें हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। ये रिपोर्ट आपको पूरा ध्यान रखनी है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 5 वर्ष आयु के बच्चे, जो ऊपर बात रिपीट की गई वो यहाँ पे है, क्योंकि ये टाटा सामाजिक एक संस्थान है, उसने एक ऑफिशियल डाटा दिया था, उसी के हिसाब से रिपोर्ट आपके सामने सबमिट की हुई है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है ये वाला, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य, जो हमारे एसडीजी थे, एसडीजी में एक गोल सेट किए थे, उसके हिसाब से हैं लक्ष्य 4 के अनुरूप, जिसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना, सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। मतलब कि जो आपके
एसडीजी हैं उसके हिसाब से ये हमारे पास हैं, और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, यानी सभी के लिए समावेशी शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई है। और सुनिश्चित करना कि सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, और मतलब आपको इस तरीके की व्यवस्था करनी है ताकि ये बच्चे पूरे जीवन भर सीखते रहे, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको अवसर मिले सीखने का। तो ये जो आपके एसडीजी हैं, जो सतत विकास लक्ष्य है, उसके हिसाब से डाटा है। और वो क्या कहता है कि भाई इन बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और वो कैसे मिलनी चाहिए, वो आजीवन मिलनी चाहिए। आजीवन आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे इनको मौके देने जिससे इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए मौका मिल सके। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है हमारे यहाँ, कुछ निष्कर्ष है, कुछ कंक्लूजन है, वो आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट ये वाला, भारत में 5 से 19 वर्ष के लगभग कितने 78 लाख दिव्यांग बच्चे हैं। इनमें से केवल 61% ही शैक्षिक संस्थान में जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है। बाकी ये जो नीचे का डाटा है, लगभग 12% ने स्कूल छोड़ दिया, जबकि 27% कभी स्कूल नहीं गए। मतलब कि 12% बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया और 27% बच्चे ऐसे हैं जो अभी किसी स्कूल में गए नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, आपको थोड़ा सा देखना होगा। ये वाला पॉइंट ऊपर वाला हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आपको। ये जो ये है, स्कूल में लड़कों की तुलना में विकलांग लड़कियां कम है। मतलब कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनमें से, क्योंकि मोस्टली डिसेबल बच्चों को एजुकेशन में इतना अच्छा मौका नहीं मिलता, और उसमें सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति या ख़राब स्थिति किनकी है, लड़कियों की है, गर्ल्स की है। कि लड़कियों को स्कूल में इतना मौका नहीं मिलता है, वो ज़्यादा स्कूल नहीं जाती, वो आगे देखेंगे यहाँ पे। लेकिन जब स्कूल में नामांकन की बात आती है, मतलब कि एडमिशन, नामांकन मतलब एडमिशन की बात आती है, तो लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक पीछे रह जाती है। मतलब कि एडमिशन लेने में लड़की इतनी आगे नहीं है। विकलांग बच्चों में हम बात करें उसमें गर्ल्स की एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है आपका ये वाला पॉइंट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये यूनेस्को के अनुसार भारत में 8 मिलियन विकलांग बच्चे हैं, और इनमें से 45% बच्चे साक्षरता हासिल करने में असफल रहे हैं। मतलब 45%, आधे से थोड़ा कम ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। और नीचे स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये वैश्विक स्तर पर 15% लोग विकलांग हैं। यानी इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने डिसेबल है, 15% है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं में भी अंतर है। जैसे दृष्टि एवं श्रवण दोष वाले 20% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। मतलब कि विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब कि जो HI वाले बच्चे और VI वाले बच्चे हैं, 20% बच्चे कभी स्कूल में नहीं गए। नेक्स्ट है आपका ये वाला पॉइंट, स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत भव विकलांगता, मानसिक बीमारी और मानसिक मंदता। भव विकलांगता मतलब कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस, मानसिक मंदता वाले बच्चे सबसे कम है। 50% से अधिक बच्चे स्कूल नहीं गए। इन डिसेबिलिटी में से 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी स्कूल में अभी तक नहीं गए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये वाला, बड़ी संख्या में विकलांग बच्चे नियमित स्कूल नहीं जाते। नियमित स्कूल नहीं जाते मतलब कि रेगुलर स्कूल नहीं जाते। जो बहुत सारे बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल नहीं जाते, लेकिन वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में नामांकित, मतलब कि NIOS से वो पढ़ते हैं, रेगुलर इतने स्कूल वो नहीं जाते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आती है, वो क्या है वो थोड़ा सा एक बार यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम नामांकन को अनिवार्य बनाता है। मतलब कि एडमिशन के लिए
एडमिशन को अनिवार्य कौन बनाता? राइट टू एजुकेशन। लेकिन विकलांग बच्चों की वास्तविक शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रावधान नहीं करता। मतलब कि जो बच्चों के लिए असेंशियल सोर्स है उनकी व्यवस्था राइट टू एजुकेशन नहीं करता। एडमिशन की तो बात राइट टू एजुकेशन करता है, मतलब शिक्षा का अधिकार विकलांग बच्चों के एडमिशन के लिए तो बात करता है, लेकिन उनकी जो वास्तविक शिक्षा, जो उनकी रियल एजुकेशन, जो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो एजुकेशन कैसे मिलेगी कैसे नहीं, उसके बारे में वो बात नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये वाला, ग्रामीण भारत के कई भागों में कोई अभिभावक मतलब कोई पेरेंट्स घर आदर्श शिक्षा का विकल्प चुनता है तो वह चुनता हो सकता है कि बच्चा कोई शिक्षा में, मतलब कि यहाँ पे आप देखना, थोड़ा सा पॉइंट समझना है। घर आधार होम बेस्ड एजुकेशन का विकल्प चुनता है तो हो सकता है कि बच्चे को कोई शिक्षा ही नहीं मिले। मतलब कि अगर होम बेस्ड एजुकेशन कोई पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए तो उस बच्चों को कोई शिक्षा ही नहीं मिलेगी। इस तरीके के हमारे एजुकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट है शिक्षा और विकलांगता के अधिकार से संबंधित कानून में कुछ अस्पष्टता है। मतलब कि जो शिक्षा का कानून है, डिसेबिलिटी के फील्ड में जो भी कानून है उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, जहाँ विकलांग बच्चों को अध्ययन करना चाहिए। मतलब उन बच्चों के लिए कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, उन्हें कौन पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे कुछ देखते हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू उचित मापदंडों और मानकों के संदर्भ में अंतराल। मतलब जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे जो कुछ पैरामीटर है उनमें डिफरेंट है, अंतर देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये, सुलभ भौतिक अवसंरचना, सहायक प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों की कमी के कारण विकलांग बच्चों में स्कूल छोड़ने की स्थिति गंभीर हो जाती है। सुलभ भौतिक अवसंरचना मतलब कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं है। बच्चों को बहुत सारी ऐसी फिजिकल शारीरिक बाधाओं को देखने को मिलती है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जैसे कि बच्चे स्कूल जाता है और स्कूल में क्लास चलती है फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे कोई रैंप नहीं है, लिफ्ट नहीं है, तो वो बच्चों ऊपर कैसे क्लास अटेंड करेगा, उसके बारे में है यहाँ पे। तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है सहायक प्रौद्योगिकी, मतलब कि कुछ ऐसी असिस्टिव डिवाइस होनी चाहिए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे उन बच्चों को पढ़ाई में मदद मिल सके। सूचना और प्रौद्योगिकी, कोई इन्फॉर्मेशन कोई आईटी के द्वारा उनको चीज़ें मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही उपकरणों की कमी के कारण। और बहुत सारे उनको हेयरिंग एड हो सकता है, कुछ और एड हो सकते हैं जिनकी उनकी ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ें उन बच्चों को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से विकलांग बच्चे स्कूल नहीं जाते या स्कूल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अपर्याप्त आवंटन, मतलब चीज़ें पूरी तरीके से उनको नहीं मिली, अलॉट नहीं हुई, धनराशि जारी करने में देरी। मतलब कि जितना उनको पर्याप्त फंड मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता और उसमें भी बहुत ज़्यादा देरी हो जाती हैं या कम उपयोग। बहुत बार क्या होता है कि जितना मिलता है अमाउंट उसका इतना यूज नहीं होता है, कम यूज करते हैं, कम उपयोग करते हैं। विकलांग बच्चों की शिक्षा के वित्त पोषण में प्रमुख चुनौती है। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फंड मिलता है कई बार उसमें देरी हो जाता है, मतलब थोड़ा लेट मिलता है, और जो मिलता है उसका भी इतना यूज नहीं करते, जिसकी वजह से विकलांग बच्चों को शिक्षा में या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कुछ सिफारिश है ये, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम आरटीई राइट टू एजुकेशन में संशोधन, ताकि इसे दिव्यांगजन, नीचे देखेंगे, ताकि इसे दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के साथ संरेखित किया जा सके। मतलब राइट टू एजुकेशन जो 2009 में हमारे पास कानून आया था उसमें कुछ संशोधन करना, मतलब कुछ बदलाव करना है, ताकि जो राइट टू जो हमारे पास RPWD एक्ट 2016 में आया उसके हिसाब से चीज़ें हो सके। नेक्स्ट है आपका, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए,
मतलब आपको ये चीज़ें क्लियर करने की, कोई भी बच्चा ऐसा न रह जाए जो शिक्षा से छूट जाए, जिसको पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिले। संरचनात्मक, वित्तपोषित और व्यवहारगत परिवर्तन की आवश्यकता। आपको इन चीज़ों में कुछ चेंज करना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करना पड़ेगा, जो भी बच्चों के लिए चीज़ जरूरी है वो भी आपको प्रॉपर देनी होगी, और कुछ बिहेवियर जो चेंज है उसमें भी आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका है पॉइंट, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऐसे सघन अभियान और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। ऐसे सघन और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिससे शिक्षा में, ओ सॉरी जिससे कक्षा में और उसके बाहर विकलांग बच्चों के प्रति दृष्टिकोण में सुधार हो सके। बहुत बड़े लेवल पे आपको कुछ प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, कुछ इवेंट कराने पड़ेंगे, ताकि जो विकलांग बच्चे हैं उनके प्रति सोसाइटी, सराउंडिंग, आसपास के लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो माइंड सेट है, वो चेंज हो सके। कि उनको लगता है कि डिसेबल बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो उसको चेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि उन लोगों की आप जो इस तरीके का दृष्टिकोण रखते हो उसको चेंज कर सको, बदल सको। नेक्स्ट पॉइंट है, विविध शिक्षार्थियों के समावेशन में सहायता के लिए शिक्षण पद्धति में परिवर्तन समय की मांग है। मतलब कि जो टीचिंग मेथड है आपका, उसमें भी आपको चेंज करना है, क्योंकि यह समय की मांग है। समय के मतलब कि टाइम टू टाइम हमें उस चीज़ में, मेथड में, जो हमारा पढ़ाने का मेथड है उसमें चेंज करना है। नेक्स्ट आपका है, विकलांग बच्चों के सभी शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी अभिसरण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत समन्वय स्थापित करना। मतलब कि जितने भी सभी शिक्षा कार्यक्रम को, मतलब कि जितने भी एजुकेशन के कोई भी प्रोग्राम है, उनको जो मिनिस्ट्री एजुकेशन है, जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये पॉइंट जो लास्ट है हमारा, इसके बाद कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। मतलब कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के यूनिट 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बहुत आपकी ये हेल्प करेगा। एक बार हम देख लेते हैं धीरे धीरे, आपको ये पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी होगी कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले किसी न किसी रूप में ये, और आता है हर बार। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, किसी भी प्रतियोगिता वाले एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने हिसाब से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों को भेज सकते हैं। लेकिन जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑफिशियल है। वहाँ पे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक है। ये आपका स्पेशल एजुकेशन हब चैनल है, उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।